पिंकी दोनों भाई बहन थे। उनकी माँ का देहांत हो चुका था और अब वो एक किराए के मकान में रहते थे। वहाँ का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं था। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, हमें कोई काम करना होगा। तू फिक्र मत कर, मैं कोई काम धंधा ढूंढता हूँ। फिर तुम्हें कोई काम कैसे देगा? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। कहीं ना कहीं तो कोई काम मिलेगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही काम ढूंढकर और पैसे कमा कर लाता हूँ। सोनू काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, पर उसे कोई काम नजर नहीं आया। वो हताश होकर शाम को घर की ओर चल पड़ा। वो हताश घर पहुंचता है तो पिंकी सोनू को खाना देती है और अपना भी खाना लगाती है। पिंकी, तुमने तो बिल्कुल जरा सा खाना लिया है। तुम तो दाल चावल बहुत शौक से खाती हो ना। आज मेरा मन नहीं है, तुम खाओ भैया। सोनू पीछे रखी पतीली को देखता है तो उसमें खाना नहीं होता है। वो समझ जाता है कि आज यही खाना बचा हुआ है, इसलिए पिंकी नहीं खा रही है। वो बहाना बनाकर अपनी थाली में खाना छोड़ देता है और पिंकी को खाने के लिए बता देता है। तभी मकान मालिक किराया मांगने आ जाता है। ये दिन में भी आया था और इसने बहुत हंगामा किया था। मैं इसे समझाते समझाते थक गई हूँ कि हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। थोड़े दिन का किराया माफ कर दे, पर ये है कि सुन ही नहीं रहा है। अब इसके किराए का बंदोबस्त कैसे होगा? मैं दोबारा से नौकरी की तलाश करता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। सोनू काम की तलाश के लिए फिर से घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसे एक बूढ़ा ठंड में ठिठुरता हुआ दिखता है। अरे, इसके तन पर तो कुछ भी नहीं है और ठंड इतनी पड़ रही है कि मेरा खुद ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा है। एक काम करता हूँ, ये स्वेटर उसको दे देता हूँ। मैं तो घर जाकर भी ठंड से बच जाऊंगा। बेचारे के पास तो घर भी नहीं है और ठंड के मारे ठिठुर रहा है। सोनू आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और उनको जला हुए भी तो नहीं देख सकता। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस स्वेटर में एक हलचल होती है और उस स्वेटर से पैसे झड़ने लग जाते हैं। अरे, ये क्या? इस स्वेटर से तो नोटों की बारिश हो रही है। इस स्वेटर से बीमारियां तो ठीक होती थी, परंतु ये तो मेरी हर समस्या में साथ दे रहा है। इससे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो रही है। वो एक जादुई स्वेटर था जिसकी मदद से पिंकी अब ठीक हो गई थी। सोनू उस स्वेटर से जो भी मांगता वो पूरा हो जाता। उस स्वेटर की सहायता से सोनू बहुत अमीर हो जाता है। तभी एक दिन एक आदमी भागा भागा सोनू के पास आता है। अरे जल्दी से भागो, उल्का पिंड गिरने वाला है। अरे, ऐसे कैसे उल्का पिंड गिर जाएगा भला? अगर विश्वास नहीं हो तो रात को 8 बजे के बाद खुद ही देख लेना।
सोनू परेशान हो जाता है कि पूरे शहर को कैसे बचाए। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। इस तरह से उदास बैठने से कुछ नहीं होगा सोनू। इस जादुई स्वेटर ने हमारी हर तरह से रक्षा की है, तो अब समय आ गया है कि इस जादुई स्वेटर से दूसरों की भला किया जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जादुई स्वेटर, तुम्हें अब अपना जादू पूरे नगर को दिखाना होगा। तुम्हें इस उल्का पिंड से इस शहर की रक्षा करनी होगी। स्वेटर एक विशाल रूप धारण कर लेता है और जैसे ही उल्का पिंड धरती पर गिरना शुरू होता है, वो उसे अपने ऊपर ले लेता है और एक भी उल्का पिंड को जमीन पर नहीं गिरने देता। अरे वाह पिंकी, तूने तो इस जादुई स्वेटर से पूरे शहर को बचा लिया। सच में तेरा दिमाग बहुत चलता है। मैंने तो समाज के लिए इस स्वेटर को मदद मांगी थी। पूरा शहर पिंकी और सोनू की तारीफ करता है और पिंकी और सोनू भी उस जादुई स्वेटर से लोगों की मदद करते रहते हैं और जरूरतमंदों को जरूरत का सामान भी देते हैं, जिसके लिए वो पूरे शहर के चहेते बन जाते हैं। नैना और माला नाम की दो लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नैना के पिता एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो अमीर परिवार से आती थी और माला के पिता एक मामूली मजदूर थे, जिस वजह से माला गरीब परिवार से आती थी। नैना और माला का घर आसपास में ही था, मगर नैना कभी माला से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। पता नहीं इस गरीब माला का घर हमारे सामने क्यों है। नैना का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, वही माला का घर बहुत छोटा सा था और वो भी बहुत पुराना हो गया था। पिताजी, इस माला का घर हमारे घर के सामने क्यों है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नैना छोड़ो ना, इन गरीब लोगों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। नैना के माता पिता भी माला के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अमीर होने की वजह से बहुत घमंड में रहते थे। पिताजी, मुझे एक नई ड्रेस दिलवा दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो पैसे और माँ के साथ जाकर आज ही ले आओ नई ड्रेस। माला अपने घर की स्थिति को समझती थी, इसलिए वो अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। एक दिन माला अपने माँ के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। वहाँ सभी के माता पिताजी आ रहे हैं। माना, पिताजी के पास समय नहीं है, मगर आप तो चल सकती हो ना। हाँ बेटा, मैं चल सकती हूँ, मगर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। वहाँ मैं क्या करूँगी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस वहाँ बैठकर दौड़ प्रतियोगिता देखना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं चलूंगी। अगले दिन माला और उसकी माँ जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, सभी फटे हुए हैं। इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चलिए, जैसे भी साड़ी आपके पास है वैसी साड़ी पहनकर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माला की माँ तैयार हो जाती है और माला के स्कूल आती है। वही नैना और नैना की माँ भी थी। नैना की माँ माला की माँ को सुनाते हुए कहती है, देखिए तो जरा प्रभा जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ जी, साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, ये साड़ी तो मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ। थोड़ा महंगा है, मगर नैना ने बोला यही लेने के लिए, तो मैंने ले लिया। अब बताइए, उसे तो मना ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। वैसे ये साड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है। आपको पता है, ये सोने की चेन हाल ही में मेरे पति ने जिद करके मुझे दिलवाया है। माला की माँ एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तभी माला वहाँ आती है। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो यहाँ। माँ, आप आओ और सबसे आगे बैठो। अरे हाँ बेटा, मैं तो आगे ही बैठूंगी और तेरी जीत पर जोर जोर से ताली बजाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जरूर मेरी बेटी ही जीतेगी। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होते ही माला नैना से आगे निकल जाती है। तभी नैना एक पेड़ से माला को गिरा देती है, मगर माला वापस उठ जाती है और दौड़ने लगती है। अंत में कुछ सेकंड से माला दौड़ प्रतियोगिता जीत जाती है। ये देख नैना और नैना की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। ये माला कैसे जीत गई? इसे तो मैंने गिरा भी दिया था, फिर भी ये जीत गई। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश।
माला की माँ को स्टेज पर बुलाया जाता है और माला को इनाम दिया जाता है। इनाम लेकर माला और माला की माँ घर आ जाती है। देखा माँ, मैं जीत गई। आपको पता है, नैना ने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया था, मगर मैं फिर से उठी और बहुत तेज दौड़ी। हाँ बेटा, मैंने ये देखा था, मगर छोड़, क्या कर सकते हैं। तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर और बहुत तरक्की कर। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। माला का घर छोटा था, उसके पिता के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ। आखिर कैसे वो माला मुझसे जीत सकती है? अरे बेटा, क्या तू भी ना? छोड़ ना, तू उदास क्यों होती है? एक प्रतियोगिता जीत जाने से कुछ नहीं होता। समझ ले, तूने भीख में उसे जीतने दिया। अब चल मेरे साथ बाहर घूमने चले। ठीक है माँ, चलो। वैसे भी उस माला की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बाजार में माला और माला की माँ भी आई थी। अरे, अब तो ये यहाँ भी आ गई। नैना माला को धक्का दे देती है, मगर नैना खुद ही गिर जाती है और माला को कुछ भी नहीं होता है। ए लड़की, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही? नहीं, मेरी बेटी ने इसे धक्का नहीं मारा है। कृपया कर इसे मत डांटिए। चुप रहो। एक तो तुम जैसे नीच और छोटे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती, मगर तुम लोग जबरदस्ती ये सब करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं। कृपया ऐसे मत बोलिए, हमने आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप भी हमें बुरा मत बोलिए। अरे अरे, चुप रहो और जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारे रास्ते में आना भी मत। एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली मुझसे बहस करेगी। नैना की माँ माला की माँ की बेइज्जती करके चली जाती है। माँ, उन्होंने आपके साथ कितने बुरे से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटा जाने दो, छोड़ो। अगर हम भी उनकी तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? वो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं की है, मगर उन्हें जब भी मौका मिलता है हमें नीचा दिखाकर चली जाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज का घमंड आ जाता है तभी लोग ऐसा करते हैं। मगर तू छोड़ इन सब बातों को, तू अभी बच्ची है। कभी किसी के लिए मन में बैर मत ला, वो तुझसे बहुत बड़ी है। ठीक है माँ। अरे, माला के स्कूल के फीस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो मैंने किसी भी तरह संभाल लिया था, मगर अब लगता नहीं कि मैं संभाल पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम घर का खर्चा और भी ज्यादा कम कर देंगे, मगर माला को स्कूल भेजना नहीं छोड़ेंगे। उसे जरूर पढ़ाएंगे। नैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज माला का बहुत मजाक उड़ाती थी। माँ कहती है इन सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें जो भी करना है ये करे। मैं जवाब नहीं दूंगी। माला सभी को अनदेखा करके उनके बगल से निकल जाती है। देख रहे हो ना कितनी घमंडी हो गई है, हमारे सामने घमंड दिखा रही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, गरीब झोंपड़ी वाली लड़की। हाँ, एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नैना के घर में आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। नैना, नैना की माँ और उसके पिता तीनों उसी आग में फंस जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माला घर के बाहर टहल रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज सुन वो नैना के घर के पास आती है। आग, आग लग गई है, सुनो सभी। वो तुरंत अपने माता पिताजी को ये बात बताती है। तीनों नैना के घर आते हैं और किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा आग बुझाकर नैना के परिवार को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आग बुझाने वाले को बुलाया जाता है, तब जाकर आग काबू में आता है। माला, आज तुम्हारे और तुम्हारे माँ पिताजी की वजह से हमारी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा। आज तक मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसानियत के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं है। आप सभी भी खतरे में पड़ सकते थे, मगर ये सोचे बिना आप लोगों ने हमारी मदद की। आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस तरह उनके बीच सब अच्छा हो जाता है और सभी मिलजुल कर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था।
काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, तुम चिंता मत करो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है, तभी रास्ते में 2 लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए। हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतार कर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है? अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं। तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा, ऐसा मत करो। ये तो मेरी रोजी रोटी है। इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो।
फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, ये बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है। अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं। अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।